हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीएम एकेडमी। आज हम पेपर 15th एंड 16th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है टेस्ट नंबर 15 का। यहाँ पर इनिशियली फिनोल दिया हुआ है, उसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? NaOH और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ विद एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो हमारे पास में क्या रिएक्शन होगी? ये वाली, ये हमारे पास रिएक्शन होगी कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्बे SH, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। कोल्बे स्मिथ रिएक्शन में क्या फॉर्म होता है? कोल्बे स्मिथ रिएक्शन हमारे पास होती है जब फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ कराएं? NaOH, कार्बन डाइऑक्साइड और एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बाद में क्या बन जाएगा? यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड का जो फॉर्मेशन है वो किस मैकेनिज्म के थ्रू फॉलो हो रहा है? वो यहाँ पर अपन ने शो की है। इनिशियली OH माइनस जो क्या कर रहा है, एसिडिक H को लेके जाएगा, O माइनस बनेगा। O माइनस बनने के बाद में हमारे पास ये बैक आएगा, C डबल बॉन्ड O बना के जो कार्बन पे नेगेटिव आएगा वो कार्बन अटैक करेगा C डबल बॉन्ड O के कार्बन पे और यहाँ पर निकल जाएगा। तो इस तरह से फाइनल जो प्रोडक्ट अपने को बन जाएगा वो सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। अब सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ करेंगे आप? एसिटिक एनहाइड्राइड। AC2O क्या होता है? एसिटिक एनहाइड्राइड ही होता है। तो CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इस पर आप अटैक कराएंगे। तो इस पर अटैक न्यूक्लियोफाइल कौन करेगा? OH अटैक करेगा। किस पे? यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डेल प्लस और यहाँ पर डेल माइनस होता है। ये बॉन्ड टूटेगा, फिर रिवर्स होगा, बैक होगा, तो ये लीविंग ग्रुप लीव हो जाएगा, जिससे इस ये H प्लस और CH3 C डबल O माइनस मिलकर क्या बना देंगे? CH3 C डबल OH रिमूव हो रहा है अपने पास। फाइनल जो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? यहाँ पर C डबल OH तो ऊपर है ही, ये वाला जो ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर ऑक्सीजन से ग्रुप जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा? C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। इसका क्या नाम हो सकता है? ये है एस्पिरिन अपना। तो अपने पास पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि A इज फॉर्म्ड थ्रू कोल्बे रिएक्शन। सही बात है कि हमारे जो पहली रिएक्शन है वो कोल्बे स्मिथ रिएक्शन है। B हमारे पास सैलिसिलिक एसिड है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और C है जो ऑर्थो एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो हमारे पास ये जो ग्रुप है ये हमारे पास में एक ऑर्थो एसिटॉक्सी है, एसिटॉक्सी ग्रुप बोलते हैं इसको, और बेंजोइक एसिड है ही। इसी का कॉमन नेम अपन एस्पिरिन भी बोल सकते हैं। तो C स्टेटमेंट भी सही है। फिर D स्टेटमेंट है कि C पैरासीटामोल है। ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। क्यों? क्योंकि पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर ये होता है और अपने पास यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर मिल रहा है? ये, जो कि इससे डिसिमिलर है। इसलिए हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा? ऑप्शन डी। इसलिए यहाँ पर आंसर हो गया डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉमन नेम ऑफ गिवन एस्टर। तो ये एस्टर दिया हुआ है, इसमें अल्काइल ग्रुप कौन सा होगा? ये वाला अल्काइल ग्रुप होगा, यानी अल्काइल एल्केनोइड एक IUPAC नेम होता है, बट इसका अपन अल्काइल ग्रुप लेंगे तो इसका कॉमन नेम अल्काइल का क्या होगा? टर्सरी ब्यूटाइल। और टर्सरी ब्यूटाइल के बाद हमारे पास यहाँ पर ये एल्केन दिया हुआ है। एल्केन में ये जो ग्रुप है ये हमारे पास आइजो ग्रुप है। ठीक है, और यहाँ पर 4 कार्बन है, 1 2 3 4 टोटल। तो कॉमन नेम पे अपन क्या यूज़ कर सकते हैं? आइजो वर्ड के साथ में आइजो ब्यूट। ब्यूट वर्ड किसके लिए होगा? 4 कार्बन के लिए, और बाकी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो देखिए टर्सरी ब्यूटाइल यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया हुआ है, बट यहाँ पर आइजो दिया हुआ है, यहाँ पे नॉर्मल ब्यूटाइरेट कब होता? जब सिंपल एस्टर होता, इस तरह से। पर यहाँ पर आइजो ब्यूटाइरेट यही पॉसिबल हो सकता है कि आइजो पोजिशन हो और फिर एस्टर ग्रुप हो। ठीक है, तो हमारा जो पॉसिबल या करेक्ट कॉमन नेम जो होगा गिवन स्ट्रक्चर का वो होगा C, इसलिए आंसर हो जाएगा C। ठीक है, नेक्स्ट 11 में हमारे पास दिया गया आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट A इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमारे पास यहाँ पर ये H2SO5 पेरोक्सी एसिड दिया हुआ है। पेरोक्सी एसिड की प्रेजेंस में यदि कीटोन की रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है? पोस्ट एस्टर का फॉर्मेशन होता है। और ये रिएक्शन कौन सी होती है? ये होती है बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन में क्या होता है हमारे पास में? जैसे RC डबल बॉन्ड O R-, इसका बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन कराएंगे आप तो क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड O R-। अब यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन आया वो किस कार्बन और एल्काइल के बीच में आएगा जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा। यानी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में देखूँ, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड तो किसका ज़्यादा है? R-, का R से ज़्यादा है। तो जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा वहाँ पे ऑक्सीजन बीच में आएगा। आपको ये ट्रिक की तरह याद रखना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ये कौन सा टर्सरी एल्काइल ग्रुप है और ये सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप है। और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज़्यादा होता है? टर्सरी का। तो ऑक्सीजन कहाँ पे आएगा? यहाँ पे मिडिल में आ जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर अपन यदि बनाएंगे तो कितने कार्बन का? ये 6 मेंबर्ड हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया और ये इस तरह से। तो यहाँ पर C4H9, बाकी जगह C डबल बॉन्ड O, इस तरह से लग जाएगा।
बाकी कार्बन देखिए सेम ही है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, बट आपको ऑक्सीजन ऐड करना है बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन में, और वो कहाँ पे ऐड होगा, जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है। तो टर्सरी एल्काइल ग्रुप जो होते हैं उनका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सेकेंडरी एल्काइल से ज़्यादा होता है, क्योंकि टर्सरी एल्काइल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर पूछा गया कि इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में पता करना है। तो हमारे पास इनिशियली फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है हमारे पास में, यहाँ पर ये सिस नहीं है, ये ट्रांस है, इनिशियली ट्रांस है और ये सिस फॉर्म है। तो हमारे पास ये कितने मेंबर रिंग है, 8 मेंबर रिंग है। तो इन साइक्लोएल्कीन्स, ये आपको याद रखना है कि यदि नंबर ऑफ कार्बन्स जो हैं, इफ़ नंबर ऑफ कार्बन्स आर लाइज इन 8 to 1, 8 to 11 कि 8 मेंबर्ड हो या 11 मेंबर्ड हो, तो उस केस में क्या होगा, सिस ज़्यादा स्टेबल होगा ट्रांस से। बट यदि नंबर ऑफ कार्बन जो है वो मोर देन 11 है, तब हमारे पास ट्रांस एल्कीन जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, सिस से। तो ट्रांस तो हमेशा ही स्टेबल होगा सिस से, बट जो आपको याद रखने वाली चीज़ है वो है कि 8 to 11 मेंबर तक साइक्लोएल्कीन में सिस ज़्यादा स्टेबल होगा ट्रांस से। तो यहाँ पर 8 मेंबर रिंग है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर जो दिया हुआ है वो ट्रांस का ज़्यादा दिया हुआ है, जो कि फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पर सेकंड देखिए, सेकंड में हमारे पास में यहाँ पर ये सिस दिया हुआ है और ये ट्रांस दिया हुआ है, तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांस ज़्यादा स्टेबल है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिर देखते हैं बोट फॉर्म ऑफ 1,4 साइक्लोहेक्सेन डाइओल। तो साइक्लोहेक्सेन डाइओल का बोट फॉर्म देखिए, तो हमारा बोट फॉर्म ये वाला हो गया। ठीक है, बोट फॉर्म में 1,4 पे आपने OH लगा दिया और यहाँ पर OH लगा दिया, इनके बीच में यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और यदि चेयर कन्फॉर्मर रखते हैं, चेयर कन्फॉर्मर में आपने 1,4 पे OH लगाएंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, यहाँ पर बोट कन्फॉर्मर की, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। फोर्थ अपन देखते हैं, फोर्थ ऑप्शन में हमारे पास में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर फ्लोरीन और फ्लोरीन ये दिया हुआ है, यहाँ पर फ्लोरीन गोच कन्फॉर्मर भी दिया है। तो इसमें गोच कन्फॉर्मर जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, क्यों, ड्यू टू गोच इफेक्ट। गोच इफेक्ट की वजह से गोच कन्फॉर्मर जो होता है इस तरह के मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, सिमिलरी कंसेप्ट जो गोच इफेक्ट का है वो यहाँ पर भी लग रहा है कि यहाँ पर सक्सिनिक एसिड है और यहाँ पर एंटी फॉर्म। तो सक्सिनिक एसिड का जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CH2COOH, यहाँ पर 2 कार्बन होंगे सक्सिनिक एसिड इनटू। तो इसका न्यूमेन प्रोजेक्शन आप यदि बनाते हैं तो न्यूमेन प्रोजेक्शन में क्या होगा, इनिशियली ये फ्रंट कार्बन यानी ये वाला कार्बन और दूसरा कार्बन बैक वाला, और COOH ग्रुप को आप लिख दीजिए, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और एक ग्रुप यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH यहाँ पर लिख दीजिए, बाकी जगह हाइड्रोजन लगाना है आपको सिंपली। तो ये गोच कन्फॉर्मर है, इसमें यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। और यहाँ पर दूसरा केस देखें अपन, दूसरे केस में हमारे पास यहाँ पर COOH ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पर COOH ग्रुप जुड़ा है। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटी पेयर हैं, तो एंटी पर है बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है, तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, गोच कन्फॉर्मर होगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो इस तरह से हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट ओनली पहला स्टेटमेंट है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनवैलिड। इनवैलिड स्टेटमेंट अपने को पता करना है। तो पहला स्टेटमेंट है द मोर स्टेबल द कार्बोकेटाइन द फास्टर इट इज फॉर्म। सही बात है कि जैसे हमारे पास SN1 रिएक्शन अपन देखते हैं, SN1 रिएक्शन की रेट जो होती है यानी वो कितनी ज़्यादा जा रही है, वो किस पे डिपेंड करता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास जैसे कोई एल्काइल हैलाइड है, वाटर की प्रेजेंस में क्या करेगा, ये X जितना इजीली तुरंत निकलेगा उतना ही जल्दी क्या बनेगा, R+। तो इस स्टेटमेंट से अपन समझ सकते हैं कि जो दिया हुआ है A कि जितना ज़्यादा जल्दी स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वो रिएक्शन उतनी ही फास्टर होगी। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिर देखते हैं कि प्रोपाइल कैटाइन चेंजेस टू मोर स्टेबल आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन। सही बात है, प्रोपाइल कैटाइन हमारे पास ये होगा, आइसोप्रोपाइल हमारे पास ये होगा। तो हमारे पास ये कौन सा दिया हुआ है, प्राइमरी, और ये कौन सा दिया हुआ है, सेकेंडरी। कौन सा ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, सेकेंडरी, क्योंकि 2 +I ग्रुप यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम इथॉक्साइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हमारे पास ये है, इसकी
किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, सोडियम इथोक्साइड के साथ। अब सोडियम इथोक्साइड के साथ यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगी तो ये अटैक करेगा इस पर, ये इस तरह से, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये इस तरह का बन जाएगा। अब इसका नोमेनक्लेचर करते हैं अपन, तो यहाँ पर 1 इथोक्सी 1 मिथाइल इथेन, ये इसका नाम होगा, 1 इथोक्सी 1 मिथाइल इथेन। जबकि यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 1 इथोक्सी प्रोपेन दिया हुआ है, जो कि गलत है, इसलिए ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। डी देखते हैं, प्रोपाइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम इथोक्साइड टू फॉर्म 1 इथोक्सी प्रोपेन। प्रोपाइल हैलाइड क्या होता है, नॉर्मल प्रोपाइल पूछा है, इस पर सोडियम इथोक्साइड के आपने रिएक्शन कराई तो ये अटैक करेगा इस पर और यहाँ पे बन जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट जो अपना बन जाएगा वो ये बनेगा, तो 1 2 3 1 इथोक्सी प्रोपेन, तो हमारा डी स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर हो गया कि इनवैलिड स्टेटमेंट कौन सा है, सी। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं, अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दीज कंपाउंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करानी है, दैट मीन्स हमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है। अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे, यहाँ पर ये लीव करेगा, तो दैट मीन्स न्यूक्लियोफाइलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगी, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी पे, कि लिविंग ग्रुप जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतनी ही ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि लिविंग ग्रुप जो होगा एक ये होगा, फिर दूसरे केस में OTS होगा, तीसरे केस में OH और OH होगा। ठीक है, अब अपन को क्या देखना है कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो लिविंग ग्रुप यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा अच्छा है वो कौन सा है, CF3, ये SO3-, और इसके बाद में टॉसिलेट आयन, तो TSO- क्या होता है हमारे पास में, ये टॉसिलेट आयन होता है। इसका स्ट्रक्चर आप देखें तो इस तरह का होता है, S डबल बॉन्डो और O-, टॉसिलेट आयन है, और यहाँ पर OH है। सबसे ज़्यादा एनायन जो स्टेबल होगा, यानी जो स्टेबल एनायन होता है वो क्या होता है, वीकर बेस होता है, और वीकर बेस क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है, गुड लिविंग ग्रुप। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल एनायन यहाँ पर ये है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 इक्वल RS बन रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी 3 इक्वल RS बन रहे हैं, बट यहाँ पर 3 फ्लोरीन की वजह से -I भी लग रहा है, जो इसको एनायन को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देगा, इसलिए सबसे ज़्यादा लिविंग ग्रुप टेंडेंसी किसकी होगी, इसकी होगी। फिर हमारे पास टॉसिलेट आयन की, फिर OH- की। तो इस बेसिस पे अपन यदि SN रिएक्शन का ऑर्डर लिखे, SN रिएक्शन का सबसे ज़्यादा फास्टर होगी फर्स्ट, फिर होगी सेकंड। ठीक है, अब हमें थर्ड और फोर्थ में दोनों में ही लिविंग ग्रुप क्या है, सेम है, OH ग्रुप। अब इनमें से डिसाइड करना है कि किस में SN2 रिएक्शन फास्टर होगी। तो नेक्स्ट अपन अपनी यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल्स का अटैक होगा। न्यूक्लियोफाइल्स का अटैक कहाँ पे होगा, इस कार्बन पर होगा। इस कार्बन पर अपने को del+ चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, del+ चार्ज यहाँ पर इस ऑक्सीजन की वजह से हो सकता है, बट यहाँ पर दोनों में ही देखें तो del+ चार्ज या जो चार्ज क्रिएट होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, वो कहाँ ज़्यादा स्टेबल होगा ट्रांजिशन स्टेट में, वो यहाँ पर होगा ड्यू टू रेजोनेंस। तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगी, यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइज ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्मेशन की वजह से जो SN2 रेट है वो फास्टर होगी, SN2 रेट फास्टर होगी। ठीक है, कि जिसमें ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है वो ज़्यादा जल्दी होती है, वैसे ही ट्रांजिशन स्टेट जितनी ज़्यादा स्टेबल बनेगी वही रिएक्शन भी फास्टर होगी। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्टर होगी किस में, फोर्थ में कंपेयर टू थर्ड। तो हमारा इसके बाद में क्या आ जाएगा, फोर्थ, फिर आ जाएगा थर्ड। तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हमारा यहाँ पर मैच कर रहा है फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, थर्ड। तो यानी ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज। तो यहाँ पर देखिए इसमें 6 सेकेंडरी कार्बन से मतलब है जो 2 डिफरेंट कार्बन से जुड़ा हुआ हो डायरेक्टली। इसमें देखें तो यहाँ पर 2 हटा दीजिए, टर्सरी, और ये प्राइमरी है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएंगे। तो ये रेस्पेक्टिवली देखें तो 6 4 5 ये वाला आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर है ए। ठीक है, नेक्स्ट, given all the 3 compounds arrange them in decreasing order of reactivity towards electrophile। इलेक्ट्रोफाइल एक इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज होती है, इसके साथ रिएक्टिविटी किस चीज़ पे डिपेंड करेगी वो अपन देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होती है उनकी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रही है, एक्टिवेटिंग पावर ऑफ ग्रुप्स। वो हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस इफेक्ट एक्टिवेट बेंजीन टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। दैट मीन्स हमारे पास में क्या हो कि हमारे पास यदि बेंजीन रिंग पे जैसे CH3 यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा 3 अल्फा H की वजह से, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक
ईजिली या फास्टर होगा, ठीक है। या इसी तरह से कोई रेजोनेंस वाली चीज़ हो कि जैसे रेजोनेंस हमारे पास में क्या करा सकते हैं, एक और बेंजीन रिंग आप जोड़ दीजिए, तो बेंजीन रिंग जोड़ दिया तो ये इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, प्लस एम की तरह शो कर रहा है, तो ये भी एक्टिविटी बढ़ा रहा है बेंजीन रिंग की। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक इजीली करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल यदि नेगेटिव ज़्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल से अटैच भी जल्दी से होगा। तो अपने को यही चीज़ देखनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए कि पहला जो ऑप्शन है, इन पर ये ऑर्थो ग्रुप पे ग्रुप्स होने की वजह से ये बॉन्ड क्या होगा, रोटेट हो जाएगा। रोटेट होने की वजह से ये दोनों बेंजीन रिंग आउट ऑफ प्लेन चली जाएगी। आउट ऑफ प्लेन जाने की वजह से यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं होगा, नो रेजोनेंस एंड नो हाइपर कॉन्जुगेशन, कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। तो एक्टिविटी इसकी सबसे लीस्ट होगी, लीस्ट रिएक्टिविटी टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल के टुवार्ड्स सबसे लीस्ट रिएक्टिविटी होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रमोटिंग फैक्टर नहीं है जो कि इसकी इलेक्ट्रोनेसिटी को बढ़ाए। सेकंड ऑप्शन में देखें, सेकंड ऑप्शन में हमारे पास ये प्लस एम की तरह बिहेव कर रहा है बेंजीन की, तो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने में ये प्रमोट करेगा। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर 2 अल्फा एच है और ये रेजोनेंस भी करेगा, तो यहाँ पर रेजोनेंस भी है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, जो कि एक्टिविटी को बढ़ा रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो रेट होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए वो सबसे ज़्यादा होगी थर्ड में, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेसिटी सबसे ज़्यादा है इलेक्ट्रोफाइल के लिए, फिर होगी सेकंड में, फिर होगी फर्स्ट में, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी, इसलिए जो आंसर हो जाएगा वो है सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज प्रायोरिटी ऑफ CIP सीक्वेंस ऑफ गिवन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो CIP रूल में सबसे पहले आप क्या देखते हैं, सबसे पहली चीज़ देखते हैं आप एटॉमिक नंबर। यदि पहला एटम ही एटॉमिक नंबर देखना है तो आपको देखिए ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन और कार्बन। तो सबसे पहला क्या है, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो CIP रूल से इसकी प्रायोरिटी क्या आएगी, फर्स्ट आएगी। फिर दूसरे कब को देखिए आप, यहाँ पर ये COOH है, फिर हमारे पास CH और CH3 है, फिर हमारे पास CH2OH है। तो इसके बाद में यहाँ पर कार्बन, कार्बन सेम है, दूसरे एटम्स की तरफ चलेंगे, दूसरा एटम यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो ये लीस्ट होगा। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर कार्बन है, तो ऑक्सीजन की कार्बन से ज़्यादा है तो ये इससे ज़्यादा होगा और ये इससे ज़्यादा होगा। दैट मीन्स प्रायोरिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा CIP रूल के हिसाब से, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो इस तरह से हमारा एक ट्रेंड हो जाएगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट 32 में व्हाट इज़ द प्रोडक्ट व्हेन दिस कंपाउंड रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड के साथ में जब भी कोई भी प्राइमरी अमाइन रिएक्ट करता है तो इनिशियली क्या बनता है, यहाँ पर डाइएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, नाइट्रस एसिड, यहाँ पर क्या बनेगा PHCH2N2+। अब हमारे पास ये क्या है, एलिफेटिक है, इसलिए हाईली अनस्टेबल होने की वजह से N2 गैस रिलीज हो जाएगी, N2 गैस रिलीज हो जाएगी और हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन। फिर एक्वस मीडियम है तो एक्वस मीडियम से हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर अपने पास सी हो जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जो NH2 ग्रुप है वो सिंपल कार्बन से जुड़ा हुआ है, ना कि बेंजीन रिंग से। यदि ये बेंजीन रिंग से जुड़ा होता यानी इसको अपन एलिफेटिक एमाइन ही बोलेंगे, ये हमारा एलिफेटिक एमाइन ही है। और यहाँ पर यदि ये बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा होता तो हमारे ये क्या हो जाता, एरोमेटिक एमाइन, ठीक है। यानी फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा होना चाहिए। तब इसकी यदि आप नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन कराते तब हमारे पास जो बनता वो बनता बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता। और ये क्या होता है, स्टेबल होता है एट 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये हाईली अनस्टेबल होता है और N2 गैस को रिलीज करके कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर देता है। तो यहाँ पर अपना आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 36 में इनिशियली क्या दिया हुआ है, KMnO4 जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, एल्डिहाइड को कन्वर्ट किस में करेगा, COOH में। फिर सोडा लाइम NaOH प्लस CO के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो यहाँ पर COOH से क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी और ये रिमूव हो जाएगा। तो Y जो हमारे पास बनेगा कंपाउंड वो हमारे पास बनेगा कुछ इस तरह का, यहाँ पर CO2 रिलीज हो गई तो COH की कार्बन डाइऑक्साइड निकली और NO2 यहाँ पर। इसके आप किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, इथाइल ब्रोमाइड के साथ। इस पर आप SN2 रिएक्शन कराएंगे, SN2 रिएक्शन कराएंगे तो ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जिसको रिमूव किससे करेंगे, हाइड्रोजन को रिमूव करके। तो फाइनल जो इसमें प्रोडक्ट बन जाएगा सब्स्टिट्यूशन से वो OET बन जाएगा और यहाँ पर NO2। इसके बाद अपने पास क्या दिया हुआ है, Fe with HCl जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये किसको रिड्यूस करेगा,
NO2 को रिड्यूस कर देगा NH2 में, ये NO2 को NH2 ग्रुप में चेंज कर देगा, यहाँ पर OET और ये NH2। इसके बाद में इसकी किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड AC2O के साथ, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। इसके साथ में आपने रिएक्शन कराई यहाँ पर, फिर ये अबव, फिर डाउन, ये इस तरह से। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास वो कुछ ऐसा बनेगा कि यहाँ पर इथॉक्सी हो जाएगा और ये NH C डबल बॉन्ड O CH3। तो अपने को ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, जिसको अपन देते हैं Q। तो अभी Q कौन सा प्रोडक्ट है वो अपने को पता करना है। तो यहाँ पर एनिसिडीन, टोलुइडिन, बेंजीडीन और फेन एसिटीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो इनके स्ट्रक्चर होंगे यहाँ पर देखिए, फेन एसिटीन, बेंजीडीन, टोलुइडिन और एनिसिडीन। तो हमारे पास ये किससे मैच कर रहा है, ये हमारे पास मैच कर रहा है फेन एसिटीन से, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन व्हाट इज डी, ये अपने को पता करना है। तो यहाँ पर टोलुइन दिया हुआ है, इसको ऑक्सीडाइजिंग करा रहे हैं, तो यहाँ पर इनिशियली बेंजोइक एसिड बनेगा। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट यूज हो रहा है वो आप सबसे पहले समझ लीजिए कि हमारे पास में यदि कोई भी बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के पास में कोई भी कार्बन है जो कि क्या कंटेन कर रहा है, कम से कम एक अल्फा H कंटेन कर रहा है, या इसके अलावा और कोई भी ऐसा है जो अनसेचुरेशन शो कर रहा है, ठीक है। तो यदि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4, K2CR2O7 इस तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं, तो डायरेक्टली क्या प्रोडक्ट बनाएंगे ये सब, ये बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन कर देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, हमेशा इसको तोड़ना है, यहाँ पर C कार्बन है उसे COOH को कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पर भी अपने क्या होगा, ये हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा बेंजोइक एसिड। फिर SOCl2 के साथ में रिएक्शन क्या करके क्या बनेगा, बेंजोइल क्लोराइड, ये COCl, ठीक है। फिर यहाँ पर N3 दिया हुआ है, N3 माइनस इस पे क्या करेगा, ये COCl का इस तरह से अटैक कहाँ पे करेगा, इस कार्बन पे, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बैक आएगा और Cl रिमूव हो जाएगा। तो फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर N प्लस N माइनस। तो इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यदि अपन बनाए इस तरह से करके, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा C डबल बॉन्ड O N हमारे पास डबल बॉन्ड N माइनस, ठीक है। अब ये जैसे ही बॉन्ड इधर आएगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, टूट के किधर आएगा, यहाँ पर, और ये फिनाइल ग्रुप माइग्रेट होकर नाइट्रोजन की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये फिनाइल ग्रुप किसके साथ जुड़ रहा है, नाइट्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो ये हमारे पास जो ग्रुप है ये ग्रुप क्या है, आइसोसाइनेट। तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, फिनाइल आइसोसाइनेट, जो कि हमारा फाइनल डी प्रोडक्ट है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फिनाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट है, एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड X हैज मोलिकुलर फॉर्मूला C4H8O3, इट इवॉल्व्स CO2 गैस विद NaHCO3। सही बात है, X रिएक्ट्स विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टू गिव एन अकायरल कंपाउंड। तो हमारे पास इनिशियली जो कंपाउंड था वो ऑप्टिकली एक्टिव था और मोलिकुलर फॉर्मूला है ये, और NaCO3 के साथ रिएक्शन करेगा। तो NaCO3 के साथ में तो सारे COOH ग्रुप है, सभी रिएक्शन कर जाएंगे, बट ऑप्टिकली एक्टिव होनी चाहिए। तो पहला कंपाउंड है ऑप्टिकली एक्टिव, सही बात है, दूसरा है नहीं है, तो ये कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर तीसरा है, ये भी है, चौथा भी है, ऑप्टिकली एक्टिव है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, उसके बाद है हमारे पास ये क्या बनेगा, OH CH2OH, तब भी ये क्या है, कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, अपने को अकायरल कंपाउंड चाहिए। फिर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, इसकी रिएक्शन कराने पे हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे OH है और इसकी COOH भी इसमें कन्वर्ट होगा। दैट मीन्स इन दोनों सिमिलर ग्रुप के प्रेजेंस की वजह से ये कार्बन क्या हो जाएगा, अकायरल, अकायरल हो गया, जबकि ये मॉलिक्यूल क्या दिया होता, कायरल दिया हुआ था। ये हमारी कंडीशंस है, इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स आर इनएंशियोमर्स। इनएंशियोमर्स क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेज, ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए और एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन में आप यदि इस कंपाउंड का मिरर इमेज लेते हैं, इसका आप मिरर इमेज लेंगे तो ये OH का मिरर इमेज, OH H का H यहाँ पर इस तरह से एक दूसरे के मिरर इमेज है। और यदि आप इन दोनों में देखें तो कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, POS और COS नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे,
ऑप्टिकली एक्टिव। तो दोनों मिरर इमेज है और ऑप्टिकली एक्टिव भी हैं, तो इनके बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा, ये हो जाएंगे इनएंशियोमर्स। और बाकी जितने भी ऑप्शन है बी सी डी, इन तीनों में ही हमारे पास ये मिरर इमेज नहीं होंगे। तो जो बी सी डी है हमारे पास तीनों, ये क्या है, नॉन मिरर इमेजेस। नॉन मिरर इमेजेस का क्या रिलेशन होता है, डायस्टीरियोमर्स का रिलेशन होता है। ठीक है, तो हमारा जो 41 का आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए। हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 में, यहाँ पर इनिशियली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करानी है, तो ये क्या होगा, अटैक करेगा इस कार्बन पर और यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा अपने पास वो बन जाएगा एक एल्कोहल, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर OH। फिर कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में यदि आप हीट करते हैं तो क्या होगा, E1 एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा फाइनल, साइक्लोएल्कीन। ये इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर आप इसका ओजोनोलिसिस कराएंगे जिंक विद H2O की प्रेजेंस में, तो डबल बॉन्ड को ब्रेक कीजिए और ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों तरफ लगा दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट यहाँ पर क्या, ये C डबल बॉन्ड H है, तो इस कार्बन के साथ में क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O और H, ये एल्डिहाइड हो जाएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड O और ये CH3। तो यहाँ पर मैच किस किस से कर रहे हैं ये देखिए, ये A ऑप्शन हमारा ये है, B ऑप्शन हमारे पास एल्कीन बना था, C ऑप्शन हमारे पास ये बना है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट है, कि यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो है ए। ठीक है, नेक्स्ट है 43, विच वन इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नॉट फॉलिंग इन पॉलीएमाइड क्लास। तो हमें देखना है कि जो पॉलीमर्स है कौन सा पॉलीएमाइड नहीं है। तो हमारा जो एल्बुमिन होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कि एल्बुमिन हमारे पास एक प्रोटीन होता है, इसका स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह का होगा कुछ। तो इसमें भी हमारे पास CONH2, ये हमारा एमाइड लिंकेज होता है। जो CONH है ये है पॉलीएमाइड लिंकेज, जो कि एल्बुमिन में प्रेजेंट है। ये हमारा कंसिडर होगा, अपने को नॉट फॉलिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 में देखें वहाँ पर भी एमाइड लिंकेज है। फिर देखें PHBV में हमारे पास एस्टर लिंकेज है, ना कि एमाइड लिंकेज। सिल्क में देखते हैं, सिल्क में हमारे पास में यहाँ पर एमाइड लिंकेज है। यहाँ पर एक केवल कौन सा ऑप्शन है जो एमाइड लिंकेज नहीं रखता, PHBV। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आप टेस्ट नंबर 16 अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनर्ट टुवार्ड्स SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन में क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। तो इथाइल क्लोराइड अपन दें तो यहाँ पर कार्बोकैटायन बन सकता है, आइसोप्रोपाइल में भी बन सकता है। अब यहाँ पर देखें तो ये जैसे क्लोरीन को हटाएंगे कार्बोकैटायन कहाँ बनेगा, यहाँ पर, जो कि क्या है, ब्रिज हेड कार्बन। कार्बोकैटायन डजंट फॉर्म ऑन ब्रिज हेड कार्बन, कि ब्रिज हेड कार्बन कभी भी क्या हो सकता, नहीं हो सकता, sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं हो सकता। ये क्या किसका स्टेटमेंट है, ये हमारा ब्रेड्स रूल है। इस बेसिस पे हमारे पास जो C है वो SN रिएक्शन नहीं देगा, कि हमारे पास यदि SN रिएक्शन कराएं इसके साथ SN1 रिएक्शन, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज एनाल्जेसिक। तो एनाल्जेसिक ड्रग किसके लिए यूज़ होता है, पेन रिलीफ के लिए हम मेनली इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारा सल्फाग्वानिडीन जो है वो हमारे इन्फेक्शंस को दूर करने के लिए मेनली यूज़ किया जाता है। फलुड्रीन जो है वो मलेरिया में यूज़ किया जाता है। ठीक है, एनाल्गीन जो हमारे पास है वो एक एनाल्जेसिक है और उसका स्ट्रक्चर भी हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है। और ये किस में काम, कौन सी क्लास में आता है, ये नॉन नार्कोटिक क्लास में आता है एनाल्जेसिक में। कि नार्कोटिक क्लास में अपन कौन सा एनाल्जेसिक यूज़ करते हैं, जैसे मॉर्फिन, हीरोइन, इस तरह की। तो हमारा एनाल्जेसिक यहाँ पर ड्रग कौन सा है, एनाल्गीन। इसकी तरह ही एक और एग्जांपल जो नॉन नार्कोटिक्स में आता है वो आता है एस्प्रिन। ठीक है, तो इसका दूसरा एग्जांपल भी आप सोच सकते हैं कि एनाल्गीन, एस्प्रिन जो है वो नॉन नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक होते हैं। तो अपने को यहाँ पर जो आंसर है वो है सी, कि एनाल्गीन जो है वो एक एनाल्जेसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्वर्जन अपने को यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर कन्वर्जन में ये कीटोन से किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है और बाकी इफेक्ट नहीं कर रहा है। पर यदि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करते तो यहाँ पर एस्टर भी रिड्यूस होता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। क्लीमेंशन रिडक्शन में क्या होता है, उसमें कार्बोनिल कंपाउंड किस में कन्वर्ट करता है, एल्कीन में, जबकि यहाँ पे कार्बोनिल एल्कोहल में, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। NaBH4 क्या होता है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा, ये केवल किसको रिड्यूस करेगा, एल्कोहल को, और यानी कार्बोनिल कंपाउंड को एल्कोहल में, और पाई बॉन्ड को भी रिड्यूस नहीं करता। तो हमारा ये यूज़ किया जा सकता है।
ठीक है। H2 निकल के यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये पाई बॉन्ड को भी रिड्यूस कर सकता है, पर पाई बॉन्ड यहाँ पर रिड्यूस नहीं हुआ है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट दिया हुआ है कि ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ अल्फा फॉर्म ऑफ पायरेनोज दिया हुआ है, बीटा फॉर्म का दिया हुआ है। इन सॉल्यूशन एंड इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ द एनोमर्स हैज़ एन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्लस 80.20, द परसेंटेज ऑफ द अल्फा फॉर्म एट इक्विलिब्रियम क्या होगा। तो इक्विलिब्रियम पर लेट से हमारा जो अल्फा फॉर्म का फ्रैक्शन होगा, अल्फा फॉर्म का फ्रैक्शन या जो भी होगा अल्फा फॉर्म का फ्रैक्शन वो हो गया 1x हो गया। ठीक है। यदि अल्फा फॉर्म का फ्रैक्शन x होगा यानी उसका कितना अमाउंट है वो हमारा x है, तो बीटा फॉर्म का क्या होगा, क्योंकि फ्रैक्शंस में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इसको 1 - x कर देते हैं। अब ऑप्टिकल रोटेशन यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर जो सम दिया हुआ है मिक्सचर का वो दिया हुआ है 80.20, जो कि किसके इक्वल होगा, इसका फ्रैक्शन अल्फा फॉर्म का और इसका ऑप्टिकल रोटेशन 150.70, फिर हमारा 1 - x फ्रैक्शन और इसका ऑप्टिकल रोटेशन 52.80। इससे हम क्या निकालेंगे x, तो x की वैल्यू इसमें आएगी अराउंड 0.2798, जो कि क्या है हमारा अल्फा फॉर्म फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शन अल्फा फॉर्म का। तो यहाँ पर फ्रैक्शन दिया हुआ है तो परसेंटेज ऑफ अल्फा फॉर्म क्या हो जाएगा, आप डायरेक्टली इस फिगर को क्या करें 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा ये 27.98, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 28%, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 में हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन दी हुई है, इसमें एक प्राइमरी एमाइन है जिसकी किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, क्लोरोफॉर्म प्लस 3KOH के साथ में। तो कंपाउंड A एंड B आर रेस्पेक्टिवली, तो ये जो रिएक्शन होगी ये हमारे पास रिएक्शन दी हुई है प्राइमरी एमाइन की क्लोरोफॉर्म के साथ में। तो इस रिएक्शन का नाम है कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेंगे वो एल्काइल आइसोसाइनेट प्लस 3KCl, तो हमारा C2H5NC और 3KCl का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा डी। अब ये किस तरह से बनता है, इसकी जो मैकेनिज्म होगी वो हमारे पास यहाँ पर दी हुई है। इनिशियली क्लोरोफॉर्म प्लस KOH से डाइक्लोरोकार्बिन, जो कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल है और इंटरमीडिएट की तरह काम करेगा, फिर अमाइन इस डाइक्लोरोकार्बिन के साथ में रिएक्शन करके फाइनल एल्काइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एक बैड स्मेलिंग सब्सटेंस होता है। ठीक है। तो हमारा आंसर डी होगा। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमारे पास इनिशियली देखिए पहला जो स्टेटमेंट है वो है CH3OCH2+, ठीक है, और ये दिया हुआ है CH3CH2+। यहाँ पर इसकी वजह से ये प्लस एम ग्रुप है, रेजोनेंस कर सकता है, प्लस एम की वजह से ये क्या हुआ, ये कार्बोडेन ज़्यादा स्टेबल है, जबकि ये प्लस आई ग्रुप है, तो रेजोनेंस ज़्यादा इफेक्टिव होता है इंडक्टिव से, तो स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी। फिर हम देखते हैं सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में हमारे पास ट्राई ये वाला कार्बोकेटाइन है और एक ये वाला कार्बोकेटाइन, कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला। यहाँ पर 3 प्लस आई ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही प्लस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास ये कार्बोकेटाइन है, फिर ये कार्बोकेटाइन है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पर आप रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस की वजह से ये ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगी, तो ये भी ज़्यादा मोर स्टेबल होगा। फिर अपन देखते हैं कि यहाँ पर कार्बोकेटाइन भी एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये किस पे था, sp2 पे, और यहाँ पर ये sp3 पे बन रहा है कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन क्या है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज़्यादा स्टेबल होगा पॉजिटिव चार्ज, तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा, sp3, हमारा sp3 कार्बन और sp2 कार्बन। यदि ये देखें तो ये किसका ऑर्डर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसमें पॉजिटिव चार्ज लीस्ट स्टेबल होता है और नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी देखें तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, तो अपने पास ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा, जो कि अपने को पूछा क्या गया है, फॉल्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो यहाँ पर ये फॉल्स है, बाकी सब क्या है, ट्रू है। तो अपने को यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड आर करेक्ट स्टेटमेंट, आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए मेजर प्रोडक्ट पूछा गया, हाइड्रोलिसिस करा रहे ईथर्स का। तो ईथर्स में आपको कुछ नहीं करना है, जब भी हाइड्रोलिसिस कराएंगे एसिडिक मीडियम में, तो इनिशियली क्या होता है, जब मैकेनिज्म होती है H+ पे अटैक करता है, ROH+, फिर R-, इसमें फिर जो न्यूक्लियोफाइल H2 वो किसी एक एल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा और ये इस तरह से निकल जाएगा ROH और R-OH। तो आपको फाइनली क्या करना है, किसी भी एक लिंकेज को ब्रेक करना है, एक तरफ H और दूसरी तरफ OH, इस तरह से लगा देना है। तो यहाँ पर भी आप यही कीजिए, एक तरफ H दूसरी तरफ OH,
यहाँ से भी आप ब्रेक कीजिए, यहाँ पर OH और यहाँ पर H, तो फाइनल जो प्रोडक्ट बन जाएगा अपना वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे OH लग गया, इस कार्बन पे OH भी होगा, इस कार्बन पे भी OH होगा, और ये कि CH3 CH2 OH होगा। एक कार्बन पर 2 OH हाईली अनस्टेबल होता है, तो यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाएगा और फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा OH यहाँ पर और यहाँ पर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा और ये इथेनॉल बना रह जाएगा। तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी, ठीक है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 26, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टर्स कैन नॉट अंडरगो क्लेजन सेल्फ कंडेंसेशन। क्लेजन सेल्फ कंडेंसेशन के लिए क्या प्रेजेंट होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, बट यहाँ पर अपन देखें कि हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, PH C डबल बॉन्ड O C2H5, तो यहाँ पर फिनाइल ग्रुप एस्टर से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई भी अल्फा H नहीं है, तो ये क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इन द गिवन रिएक्शन व्हाट इज बी, तो इनिशियली टोसल क्लोराइड दिया हुआ है, टोसल क्लोराइड पे ये इस पर अटैक करेगा, इनिशियली क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये ऑप्शन में बन जाएगा हमारे पास में यहाँ पर OTS और ये SH, फिर OH माइनस क्या, एसिड बेस सबसे फास्टेस्ट होगी, तो ये एसिडिक H को लेके जाएगा, एसिडिक H को लेके चला गया तो यहाँ पर बन जाएगा S माइनस, ये इस तरह से, और OTS। अब हमारे पास में क्या है, बाहर न्यूक्लियोफाइल OH माइनस भी और अंदर भी एक न्यूक्लियोफाइल है, तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन फास्टर होता है किससे, SN2 से, NGP जो है वो फास्टर है SN2 से, तो OH माइनस अटैक नहीं करेगा, S अटैक कर जाएगा, S अटैक कर जाएगा तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा फाइनल, यहाँ पर TSO माइनस निकल जाएगा, यहाँ पर सल्फर, ये इस तरह से, तो ये ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन सी से, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, इसमें हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये पर एसिड दिया हुआ है, पर एसिड की प्रेजेंस में एल्कीन और एल्काइन कौन सी रिएक्शन देंगे, इपॉक्सीडेशन। इपॉक्सीडेशन रिएक्शन में रेट किसकी ज़्यादा होगी, पहले एल्कीन पर होगा फिर एल्काइन पर, ऐसा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमेशा यदि आप रेट देखेंगे तो एल्कीन की ज़्यादा होगी, क्योंकि एल्कीन में कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है देन एल्काइन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो एल्कीन है वो अटैक करेगा पर एसिड पे, तो इनमें होता क्या है कि जैसे कोई एल्कीन है हमारे पास लेट से, उसका इपॉक्सीडेशन कराना है आपको, इपॉक्सीडेशन के लिए आपने पर एसिड ले लिया CF3CO3H, इपॉक्सीडेशन कैसे होगा, यहाँ पर इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसके बाद H3O+ की प्रेजेंस में क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा इपॉक्साइड का और दोनों तरफ OH ग्रुप एंटी पोजिशन पर जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, विसिनल डाइओल 1,2 पोजिशन पे OH ग्रुप अटैच करने हैं, वो भी कहाँ पे, डबल बॉन्ड पे, तो डबल बॉन्ड को हटाइए और वहाँ पर 2 OH ग्रुप को जोड़ दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ 1 इक्विवेलेंट दिया हुआ है, इसलिए सिर्फ एल्केन के साथ ही रिएक्शन करेगा, एल्काइन के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा कि हमारे पास जो रिएक्शन यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा OH फिर OH, किससे मैच कर रहा है ऑप्शन, ये हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन ए से, इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द ऑप्शन विच रिप्रेजेंट्स द करेक्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड की एसिटाइलेट से रिएक्शन कराई इन बेसिक मीडियम, और यहाँ पर एल्डोल्स का बनाना है, तो एल्डोल्स जो बनेंगे वो क्या हो सकते हैं, जहाँ पर अल्फा H प्रेजेंट होते हैं, तो CH3CHO सेल्फ एल्डोल रिएक्शन देगा, इसमें क्या होगा CH2 माइनस जो बनेगा एसिड बेस रिएक्शन से, यानी CH3CHO का आप यदि OH माइनस से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी, यहाँ पर क्या बनेगा, ये फर्स्ट स्टेप में CH2CHO, फिर यही CH2CHO हमारे किस पे अटैक करेगा, एक मॉलिक्यूल CHO पे, और ये निकल जाएगा, फाइनल जो एल्डोल, और फिर हाइड्रोलिसिस कर देंगे, फाइनल जो एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा अपने पास वो बनेगा CH2CHO। तो इसमें जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है वो सिर्फ यही कर सकता है, क्योंकि अल्फा H केवल इसी के पास है। दूसरा ये पॉसिबिलिटी क्या है कि किस पे अटैक करे, ये बेंजल्डिहाइड पे भी अटैक कर सकता है, PHCHO, इस पे CH2CHO अटैक करे और H3O+ से वाटर मिल जाएगा अपने को, सॉरी H3O+ नहीं होगा, H2 होगा, क्योंकि एक्वस मीडियम है और यहाँ पर OH माइनस यानी अल्कलाइन मीडियम है, तो H2O रहेगा, ये अटैक कर देगा इस पर, और यहाँ पर इस तरह से निकल जाएगा PH CH OH फिर CH2CHO। इनके अलावा कोई भी एल्डोल प्रोडक्ट अपने को नहीं मिलेगा, तो अपने पास ये दोनों ऑप्शन किस में मैच कर रहे हैं, फर्स्ट में
और हमारा थर्ड में, ये सेल्फ प्रोडक्ट है और ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हमारा जो है फर्स्ट और थर्ड आंसर होगा जो कि ऑप्शन बी में मैच कर रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है 41 में हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, ये अटैक करेगा यहाँ पर, ये रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पर इनिशियली क्या बनेगा, हमारे पास 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको हटा दीजिए, 5 कार्बन है, 3 पे डबल बॉन्ड है तो ये O माइनस होगा और यहाँ पर ही CH3 होगा और H प्लस H3O प्लस की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, यही वाटर, ये O माइनस था OH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये CH3 में। तो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये ऑप्शन सी से। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन देखिए 1 2 3 4 5 और एक मिथाइल ग्रुप है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है द एनोमेरिक कार्बन इन डी प्लस ग्लूकोज इज। तो एनोमेरिक कार्बन जो होता है वो कार्बन होता है जिससे अल्फा और बीटा फॉर्म में अपन डिसाइड करते हैं कि हमारे पास में जो O C डबल बॉन्ड O जो ये इथर लिंकेज है उसके पास वाला जो पहला कार्बन है जिस पर OH यदि डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो अल्फा फॉर्म होता है, OH अपवर्ड डायरेक्शन में तो बीटा फॉर्म होता है। ठीक है, यही हमारा एनोमेरिक कार्बन है। तो नंबरिंग अपन इसी एनोमेरिक कार्बन से हमेशा स्टार्ट करते हैं, इसलिए C1 कार्बन ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन होता है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर पूछा गया है करेक्ट सीक्वेंस फॉर रिएक्टिविटी ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स इज। तो हमारे पास एसिड डेरिवेटिव्स की जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, हमारे पास जो रिएक्टिविटी होगी वो किसकी सबसे ज़्यादा होगी, RCOCl की, फिर हमारा एनहाइड्राइड की, फिर हमारी होगी एस्टर की, फिर होगी एमाइड की। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारी रिएक्टिविटी से मतलब क्या है कि आप इन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करें। न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ होता है, कार्बन पे। अब कार्बन पे डेल प्लस चार्ज और डेल माइनस चार्ज, तो डेल प्लस चार्ज जहाँ पे ज़्यादा होगा, मोर डेल प्लस चार्ज होगा, वहाँ पे रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। तो क्लोरीन क्या बिहेव करता है, माइनस आई की तरह बिहेव करता है, तो ये डेल प्लस चार्ज सबसे ज़्यादा रखेगा, इसलिए RCOCl की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। अब इनके पास देखें, इनके पास में ये सारे प्लस एम ग्रुप है, यहाँ पर प्लस एम ग्रुप है और यहाँ पर भी प्लस एम ग्रुप है, बट यहाँ पर इसका लोन पेयर इसमें भी डीलोकलाइज हो रहा है, इसलिए लेस प्लस एम शो करेगा ये कंपेरेटिव टू लेस प्लस एम, इसलिए यहाँ पर मोर डेल प्लस होगा कंपेरेटिवली। और यहाँ पर देखें OR और NH2 में तो प्लस एम यदि देखें तो किसका ज़्यादा प्लस एम होता है, NH2 का OR से ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये लोन पेयर को अपने पास अटैच करके रखेगा बजाय किसी डोनेशन के। तो डोनेशन इजीली कौन सा देगा, नाइट्रोजन इजीली डोनेट करेगा, तो डेल प्लस चार्ज जो यहाँ पर है वो ज़्यादा न्यूट्रलाइज होगा, मोर न्यूट्रलाइज होगा, मोर न्यूट्रलाइज होगा। दैट मीन्स यहाँ पर डेल प्लस चार्ज लेस होगा, डेल प्लस चार्ज लेस होगा तो उस पर रिएक्टिविटी भी यानी न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी भी लेस होगी। तो हमारा यही ऑर्डर है, यही इस तरह से हो गया 2, फिर हमारा 2 के बाद 1, फिर हमारा 3, फिर 4। तो ये ऑप्शन हमारा कहाँ मैच कर रहा है, 2 1 3 4 ऑप्शन ए में, इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ठीक है, इस तरह आज हमने 15th और 16th पेपर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।